बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 अप्रैल 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं सिर्फ 1 मिनट में। जी हाँ, आप बिहार के किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट में देख सकते हैं। इस ऐप में बिहार की खबरें दी जाती है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने समय की कीमत समझते हैं और 1 मिनट में बिहार की खबर देखना चाहते हैं तो आप अभी इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। जाइए प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर में जाकर के लिखिएगा केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाना जरूरी है क्योंकि आप खुद से भी इसमें खबर को पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि दूसरे की भी खबरों को देखिए और खुद से भी खबरों को पोस्ट करें। तो आप अभी इस ऐप को इंस्टॉल करके अकाउंट बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार आए हुए थे और यहाँ पर उन्होंने आरजेडी पर जम करके निशाना साधा और कहा था कि लालटेन युग अब जा चुका है, लालटेन से मोबाइल चार्ज नहीं होता है। अब इसी आरोप के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब दिया और कहा कि मोबाइल तो कीचड़ सने कमल के फूल से भी चार्ज नहीं होता है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स मीडिया पर लिखा कि अंधेरा जब भी रहता है तो फिर प्रकाश तो लालटेन ही देता है। इतिहास गवाह रहा है कि देश समाज में जब भी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता और नफरत का घोर अंधेरा होता है तब लालटेन की रोशनी ही वह अंधेरा को छटाता है, न कि कमल के फूल से। उन्होंने कहा कि लालटेन ने युगों से बिहार में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक और फिर राजनीतिक गैर बराबरी, अन्याय और अत्याचार के अंधेरों को दूर भगाया है। दोस्तों बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के एक और सर्वे सामने आ गया है। जहां कल की खबर में हम आपको बताए थे सी वोटर के सर्वे के बारे में कि सी वोटर के जो सर्वे आया उस सर्वे में बिहार में क्या स्थिति है, एनडीए को कितनी सीटें जा रही है और इंडिया को कितनी सीटें आ रही है। लेकिन अभी हम आपको जो बताने वाले हैं ये है TV9 के एक पोल के बारे में। TV9 पीपल इनसाइट पोलिस्ट्रेट के ओपिनियन पोल में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस पोल में बीजेपी को 17, जदयू को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, वहीं पर आरजेडी को 7 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के उस दावे पर भी ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है जिसमें सभी 40 सीटें जीतने का नारा लगा दिया गया था। आपको बता दूं कि ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए को कुल 31 सीटें मिल सकती है, यानी कि दावे से 9 सीटें कम। वहीं पर वोट प्रतिशत की बात करें तो बिहार में एनडीए को 41.88% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को 30.97% वोट मिल सकते हैं। वहीं पर बिहार की सबसे बहुचर्चित हॉट सीट पूर्णिया की तस्वीर कुछ अलग ही दिख रही है। जय यहाँ ना तो कांग्रेस और ना ही आरजेडी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। जय यहाँ की सीट निर्दलीय को जाती हुई दिख रही है, यानी कि यहाँ पर पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव दिखाई दे रहे हैं। जहाँ ओपिनियन पोल में पप्पू यादव को बढ़त दिखाई दे रही है, यानी कि पूर्णिया से पप्पू यादव अपना सीट निकाल सकती है। दोस्तों पीएम मोदी कल बिहार के पूर्णिया आए, जब पूर्णिया लोकसभा सीट पर रैली को संबोधित करने पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में समर्थक जुटे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह, सांसद संजय झा, सांसद सरावगी, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और फिर जदयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा सहित कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्णिया में हवाई जहाज भी उतरेगी और वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी रुकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सीमांचल के विकास को अपना मिशन बनाया है। आज पूर्णिया देश में बेहतर विकास करने वाले आकांक्षी जिले में जगह बनाई है। पूर्णिया मक्के के उत्पादन में अव्वल है। मखाना के उत्पादन में भी पूर्णिया आगे है। सरकार के समर्थन से मखाना को सुपर फूड के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। हमारी सरकार ने G20 में मोटे अनाज को प्रचारित किया। मक्के को भी मुनाफे की फसल बनाने के लिए हमने प्रोत्साहित किया। जब पूरे भारत का पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट पूर्णिया में लगाया है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला। ये तब हुआ जब आपने मोदी जी को सेवा करने का मौका दिया। देश के 11 करोड़ लोगों तक हमने पीने का पानी पहुंचाया है। या 11 करोड़ किसानों तक किसान सम्मान निधि पहुंचाई है। जो काम हुआ है वो ट्रेलर है। या अभी हमें पूर्णिया, सीमांचल, बिहार और भारत को बहुत आगे तक ले जाना है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज रामनवमी का पवित्र त्योहार भी है। ये लोग कहते हैं कि राम मंदिर बना तो फिर देश में आग लग जाएगी। आज राम मंदिर भारत का गौरव बढ़ रहा है। घमंडिया गठबंधन ने सनातन को मिटाने की कसम खा रखी है। हमारा सीमांचल बिहार का संवेदनशील इलाका है। सीमांचल में अवैध घुसपैठ करा करके सुरक्षा को ताक
दाग पर लाया है। 4 जून का परिणाम सीमांचल का सुरक्षा तय करेगा। जो CAA का विरोध कर रहे हैं वे जान ले मोदी डरने और फिर झुकने वाले नहीं हैं। जब बिहार में जब जंगल राज था तो फिर इस इलाके में महाजंगल राज था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहले सरकार सीमांचल को पिछड़ा कह करके पल्ला झाड़ लेती थी, जब पूर्णिया में सबसे ज्यादा प्रगति करने वाला जिला बना। जब पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जब ऐसा उत्साह बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों, अररिया में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने माफियाओं को बिहार से बाहर और फिर बांग्लादेशियों को देश से बाहर भेजने की हुंकार भरी। सम्राट चौधरी अररिया में भाजपा उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह के नामांकन सह संकल्प सभा में भाग लेने के लिए लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और जदयू नेता मंत्री रामनाथ ठाकुर के साथ पहुंचे थे। शिवपुरी वार्ड संख्या 9 स्थित मैदान में जनसभा के दौरान सम्राट चौधरी ने जमीन माफिया, बालू माफिया एवं अन्य माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेशी को भी बिहार और फिर भारत से बाहर खदेड़ने की बात कही है। उन्होंने सावन माह के दौरान राहुल गांधी के मटन और फिर नवरात्र के दौरान हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के द्वारा मछली खाए जाने पर चुटकी लेते हुए विपक्षियों को सनातन विरोधी और फिर भगवान राम को नहीं मानने वाला बताया है। दोस्तों, बिहार में शैक्षणिक गतिविधियों में लगातार तुगलकी फरमान जारी करने वाले शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पाठक हाल या कृत, जिसमें उन्होंने देश के इतिहास में पहली बार राज्यपाल को 30 मिनट तक इंतजार कराने के बावजूद भी मिलने नहीं आने पर बिहार कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के चेयरमैन राजेश राठौर ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। जब उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ये सोचने को मजबूर हो चुकी है कि आखिर एक अधिकारी किसके इशारे पर यूं गैर संवैधानिक हरकत कर रहा है। हालिया घटनाक्रम में राज्यपाल के बुलावे को दरकिनार करके इस अधिकारी ने संविधान बिहार का अपमान किया है। इस अधिकारियों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वरदान प्राप्त है और उनके इशारे पर ही पहले शिक्षकों को प्रताड़ित किया गया और फिर अपमानित किया गया, जबकि अब राज्यपाल को भी अपमानित करने का कृत्य किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार से एक बड़ी ही हैवानियत की घटना सामने आई है। एक पिता ने अपनी 5 साल की बेटी के साथ रेप किया है। जी हाँ, पिता और बेटी का रिश्ता बड़ा ही अनमोल होता है। पिता को बेटी का रक्षक माना जाता है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या होगा। ऐसा ही एक शर्मनाक घटना बिहार के पश्चिमी चंपारण से सामने आई है, जहाँ कलयुगी पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी 5 साल की बेटी के साथ मुंह काला किया। ये शर्मनाक घटना देवराज के कंदवलिया गाँव की है, जहाँ अपनी बेटी के साथ हुई दरिंदगी की खबर जब माँ को लगी तो फिर उसने चंडी का रूप धारण कर लिया और फिर पति की जमकर की पिटाई कर दी। फिर उसे थाने लेकर पहुंची, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना बीते सोमवार की है। बताया जाता है कि दोपहर के समय पिता घर में सो रहा था, जहां उसी कमरे में उसकी 5 साल की बेटी भी सोई हुई थी। इस दौरान पिता के अंदर छिपा हैवान जाग गया और उसने अपनी सगी बेटी के साथ मुंह काला किया। जब पत्नी ने बेटी को रोता हुआ बिलखता हुआ देखा तो फिर पूछा तो उसने सारी बातें बताई, जिसे सुनने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए। बेटी के साथ दरिंदगी की करने वाले पति की जमकर की धुनाई की। जब पति की पिटाई करने के बाद महिला ने अपने मायके से भाइयों को बुला लिया और सारी घटना बताई। जब फिर पत्नी और फिर उसके भाइयों ने मासूम के साथ मुंह काला करने वाले पिता को थाने ले गए। आरोपी जम्मू कश्मीर में रह करके ब्रेक और उसे थाने में बंद कर दिया गया। एक बड़ी खबर बिहार के बेतिया से सामने आई है। बिहार के बेतिया में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। जब बताया जा रहा है कि आग लगने की घटना में 40 घर जलकर के राख हो गए हैं। 2 परिवार के घर में बेटी की शादी होनी थी, लेकिन आग ने दोनों परिवार का द्वारा जुटाया गया सारा सामान, कपड़ा तैयारी कर करके सब जो भी रखा था सब बर्बाद हो गया। घटना के बाद से पीड़ित परिवार को रो रो करके बुरा हाल है। ये घटना पुलिस जिले के बथवड़िया थाना क्षेत्र के तेसरिया बथवड़िया गाँव की है। जानकारी के मुताबिक बथवड़िया थाना क्षेत्र के तेसरिया बथवड़िया गांव में सोमवार की देर रात अचानक गैस सिलेंडर फट जाने के कारण आग लग गई। यह सिलेंडर फटने के बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। हालांकि सूचना पर पहुंची अग्निशमन की टीम और फिर ग्रामीणों के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के गया और पूर्णिया जिला पहुंचा, जहां पर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराया। वहीं पर दूसरी तरफ महागठबंधन सरकार पर जमकर के निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बीच राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर सवाल दागे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार ने पिछली बार एनडीए को 40 में से 39 सीटें दी और गुजरात ने 26, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार के सब बच्चे गुजरात में मजदूरी करने को मजबूर हैं, जहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्हें
लाठी डंडों से पीटा जाता है, उनके साथ जानवर जैसे सलूक किया जाता है। लेकिन विडम्बना देखिए कि वहाँ की सरकार मौन साधे रहती है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज जब प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर हैं तो फिर वे रोजगार और फिर चीनी मिलों को चालू करने पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ राष्ट्रवाद, हिंदू धर्म, मुस्लिम पर अपनी बात रखेंगे, जिससे बिहार के विकास पर का कोई सरोकार नहीं है। जब बिहार में पलायन कैसे रुकेगा, बिहार के युवाओं को यहाँ कब रोजगार मिलेगा, इस पर वे एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि गुजरात ने एनडीए को 26 सांसद दिए और वहाँ रोजगार इन्वेस्टमेंट समिट हो रहे हैं, रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए इस पर खुल करके बात की जा रही है। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जहाँ अब इसमें गलती मोदी जी की नहीं है बल्कि गलती हमारी और आपकी है, क्योंकि मोदी जी को तो पता है कि बिहार के लिए कुछ करो या ना करो, तो यहाँ तो हमें राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट तो मिल ही जाएगा, लेकिन गुजरात में तो काम करना पड़ेगा। इसलिए गुजरात में काम किया जा रहा है और बिहार में नहीं। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के एक और नए आदेश से शिक्षकों में खलबली मच गई है। जब बीते 15 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में जारी गर्मी की छुट्टी के बाद भी सभी विद्यालयों में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक विशेष कक्षा के संचालन के लिए सभी शिक्षकों को सुबह 8 बजे से 8 बजे तक हर हाल में पहुंचने का फरमान जारी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि विद्यालय के प्रधान को भी नया टास्क मिला है। यहाँ शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की तरफ से ये पत्र जारी किया गया, आदेश जारी किया गया है कि सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 15 अप्रैल से 15 मई 2024 तक की बीच में मिशन दक्ष के तहत विद्यालय में विशेष दक्ष कक्षा का संचालन करना है। साथ ही साथ इस दौरान उपस्थित बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन के लिए भोजन के संचालन का भी निर्देश दिया गया है। दोस्तों, कल यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और इस यूपीएससी रिजल्ट में लखनऊ के रहने वाले आदित्य श्रीवास्तव ने पहला अंक ला करके टॉप किया है। जैसे ही यूपीएससी सिविल सर्विस 2023 परीक्षा में टॉप करने की जानकारी मिली तो फिर वे खुशी से झूमने लगे। वो इस समय पश्चिम बंगाल में आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। जी यहाँ ट्रेनिंग के दौरान ही उन्हें यूपीएससी टॉपर बनने की खबर मिली। इस दौरान उनके दोस्तों ने उन्हें कंधे पर उठा करके डांस किया। आईएएस ऑफिसर अवनीश चरण ने अपने ट्विटर हैंडल से यूपीएससी टॉपर आदित्य श्रीवास्तव का वीडियो भी शेयर किया है। यूपीएससी सिविल सर्विस 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ। रिजल्ट जारी होते ही हर तरफ ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले आदित्य श्रीवास्तव की चर्चा हो रही है। यूपीएससी की तरफ से फाइनल रिजल्ट के साथ साथ टॉपर्स की लिस्ट भी जारी हुई है। आपको बता दूं कि इस यूपीएससी रिजल्ट में 50 मुस्लिम छात्र छात्राओं ने कमाल किया है, यानी कि 50 मुस्लिम युवाओं ने इस यूपीएससी में पास किया है, यानी कि यूपीएससी क्लियर किया है 50 युवाओं ने। जब पिछले साल के बारे में बात किया जाए तो पिछले साल 25 मुस्लिम युवा और युवतियों ने इस यूपीएससी परीक्षा को पास किया था। उससे पिछले साल के बारे में बात किया जाए तो उससे पिछले साल में बहुत कम, उससे भी कम मुस्लिम युवाओं ने परीक्षा को पास किया था, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा 50 युवा और युवती मुस्लिम इस परीक्षा को पास की है। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के गहमागहमी लगातार जारी है और इस बीच एनडीए के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ रहे उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर के कहा कि पीएम मोदी की हवा तो पहले से ही चल रही है। जहां जा रहे हैं पीएम मोदी वहां हवा लहर के रूप में परिवर्तन हो रही है। चौतरफा पीएम मोदी की हवा है, इससे और मजबूती मिल रही है। तेजस्वी यादव के ट्वीट को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, भ्रष्टाचार के बारे में तेजस्वी यादव बोलेंगे तब तो वो लोग हंसेंगे ना, जिनका सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार, उसमें भी भ्रष्टाचार के कई ऐसे आरोप लगे हैं जो कि कोर्ट ने साबित कर चुका है। अब वो क्या बोलेंगे भ्रष्टाचार के बारे में। वहीं पर पवन सिंह के काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जिनके ऊपर नरेंद्र मोदी का हाथ है और काराकाट की महान जनता का आशीर्वाद है, दुनिया की कोई भी ताकत उसके रास्ते में बाधा नहीं खड़ी कर सकती है। दोस्तों, बिहार में इस बार अच्छी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। जहां भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से दीर्घकालीन पूर्वानुमान में ये बताया गया है कि भारत में 2024 के मानसून सीजन में अगस्त सितंबर तक अल नीनो की स्थिति बनने की संभावना के साथ सामान्य से अधिक संचयी वर्षा होने की संभावना है। इसमें बिहार को लेकर भी अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है, जो जून से सितंबर महीने तक चल सकता है। मौसम विभाग की ओर से मानसून बिहार पर मेहरबान रहेगा और फिर बिहार समेत पूरे देश में इस बार मानसून की बारिश सामान्य होगी। दरअसल मौसम विभाग के मानकों के मुताबिक जून से सितंबर के बीच सितंबर के 4 महीने में सामान्य से 106% वर्षापात अधिक होगी। जब मानसून के दौरान सामान्य वर्षा का मतलब 87 सेंटीमीटर बारिश होती है और फिर इस बार 93 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। जहाँ वहीं पर बिहार में ये आंकड़ा सामान्य से अधिक होगा और 99 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो सकती है।
दोस्तों बिहार में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सियासी पारा हाई है, जहां इसी कड़ी में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी भविष्यवाणी की है। मुकेश सहनी ने मंगलवार को दावा किया है कि इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार रिटायर हो जाएंगे और उनकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। जब पत्रकारों ने पूछा है कि वीआईपी के कई नेताओं ने जदयू ज्वाइन कर ली है, इस पर मुकेश सहनी ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड खुद वेंटिलेटर पर है, वे दूसरी पार्टी को क्या तोड़ेंगे। एक दो आदमी को रोड से उतार करके ज्वाइन करवा लेने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि क्या 2025 तक उनकी पार्टी रहेगी। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी इस चुनाव के बाद रिटायर हो जाएंगे और उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। हमारे साथ उनकी पार्टी के सैकड़ों लोग रोज जुड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग मीडिया में नहीं आते हैं। हमारे पास सारे कार्यकर्ता नीतीश जी के पास ही आए हैं। दोस्तों यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में शामिल 116 परीक्षार्थी सफल हुए। आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है, जबकि बिहार से इस बार भी कई अभ्यर्थियों को सफलता हासिल हुई है। इसमें एक सफल अभ्यर्थी पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज के शहनशाह सिद्दीकी है, जिन्हें यूपीएससी सीएसई 2023 में 762वां रैंक हासिल हुआ है। शहनशाह को मिली सफलता से पूरे शहर में हर्ष का माहौल है। आपको बता दूं कि बिहार के नरकटियागंज का बेटा भी अब सिविल सेवक बनेगा। नगर के सुमन विहार मोहल्ले के रिटायर्ड शिक्षक मोहम्मद रिजवानुल्लाह के पुत्र शहनशाह सिद्दीकी ने यूपीएससी 2023 की परीक्षा पास की है। शहनशाह ने अपने छठे प्रयास में देश की सबसे कठिन माने जाने वाले इस परीक्षा को पास किया है। यूपीएससी ने जब मंगलवार को फाइनल रिजल्ट जारी किया तो फिर शहनशाह के घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जब अव्वल परीक्षा की सूची में शहनशाह भी शामिल था, उन्हें 762वां रैंक हासिल हुआ है। दोस्तों सीमांचल के क्षेत्र में किसानों द्वारा मक्के की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इस बार मक्के का बाजार भाव ठीक ठाक रहने से किसानों में खुशी है। जब पीला सोना के रूप में जाने जाने वाला मक्का की कटनी अब होने लगी है। मक्का कृषक वर्तमान बाजार भाव को देख करके काफी खुश नजर आ रहे हैं। पैदावार भी इस बार बेहतर होने की उम्मीद है। जी हाँ, किसानों ने बताया है कि अगर मक्का का बाजार भाव इसी तरह रहा तो फिर किसानों को अच्छा मुनाफा होगा। जब किसान नकदी फसल के रूप में मक्का की खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी प्राकृतिक आपदा और फिर शीतलहर की स्थिति में किसानों की फसल को क्षति भी होती है। इस साल मौसम अनुकूल रहने के कारण मक्का फसल की पैदावार बेहतर है। आपको बता दूं कि सीमांचल के कई किसानों ने बताया है कि 1 एकड़ की खेती करने में 30 से 35 हजार रुपए खर्च आता है, या 40 से 50 क्विंटल तक की उपज होती है। अभी मक्का का बाजार भाव 2000 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल है। 1 एकड़ की उपज में 80 से 90 हजार तक किसानों को मिल रहा है। अधिकांश किसानों द्वारा मक्के की फसल तैयार किया जा रहा है। दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है। जहां कोई अपनी उपलब्धियों से जनता को अवगत करा रहे हैं तो फिर कोई अपने प्रतिद्वंदी को आड़े हाथों ले रहे हैं। इस बीच पटना पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि जहाँ अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता को वाकिफ कराया है, तो फिर वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हमने सत्ता में रहने के दौरान हर क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में काम किया। जब सत्ता में रहते हुए हमने लाखों युवाओं को नौकरी दी, मानदेय बढ़ाया, जाति आधारित जनगणना कराई, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार में पहली बार 50,000 करोड़ के निवेश का MOU साइन हुआ है। ये उनको जंगल राज नजर आ रहा है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। हम लोग को गाली देने के बजाय 10 साल में उन्होंने जो वादा किया था वो बिहार के लिए क्या किया। जब उनके मैनिफेस्टो में बिहार का जिक्र क्यों नहीं है। प्रधानमंत्री ने केवल हर 4 चीज बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और जुमलेबाजी दी है। दोस्तों लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब मात्र चंद घंटों का ही समय रह गया है। जहां ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से तैयारी में रम गए हैं। जहां रणनीति के साथ साथ राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपने अपने दल को सीटों की चरत बढ़त भी बता रहे हैं। जहां इसी बीच ABP वोटर ने देश की जनता का मूड टटोला है। इस दौरान कई राज्यों में हैरान कर देने वाले नतीजे सामने आए हैं। तो हम आपको भी बताएंगे कि आखिर किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। जी हाँ, आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको भी बता रहे हैं पूरी तरीके से विस्तार से। बीजेपी को कोई सीट नहीं आ रही है, वहीं पर कांग्रेस को सभी 39 सीट आ रही है। यानी कि तमिलनाडु में 39 सीट है और सभी 39 के 39 सीट कांग्रेस के खाते में जारी है। वहीं पर राजस्थान में 25 सीट है और पूरा 25 के 25 बीजेपी को आ रही है, कांग्रेस में 0, कांग्रेस को 0। वहीं पर केरल के बारे में अगर बात की जाए तो केरल में 20 सीट है और इस 20 सीट में बीजेपी को 0 बल्कि कांग्रेस को 20 सीट आ रही है। वहीं पर गोवा के बारे में बात की जाए तो गोवा में बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 1। बाकी दिल्ली के बारे में बात की जाए तो दिल्ली में 7 सीट है और 7 सीट पर
बीजेपी का कब्जा हो सकता है। वहीं पर पश्चिम बंगाल के बारे में बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में 42 सीट है और उस 42 सीट में 20 सीट बीजेपी को जा सकती है, 2 सीट कांग्रेस को और 20 सीट टीएमसी को। वहीं पर कर्नाटक के बारे में अगर बात किया जाए तो कर्नाटक में 28 सीट है जिसमें 23 सीट बीजेपी को, 5 सीट कांग्रेस को जा सकती है। वहीं पर पंजाब के बारे में बात किया जाए तो पंजाब में 13 सीट है जिसमें 2 सीट बीजेपी को, 7 सीट कांग्रेस को और 4 सीट आम आदमी पार्टी को। वहीं पर छत्तीसगढ़ के बारे में अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 सीट है और इस 11 सीट में 10 सीट बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस को। वहीं पर मध्य प्रदेश के बारे में बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में 29 सीट है, 29 सीट में से 28 सीट बीजेपी को और 1 सीट कांग्रेस को आ सकती है। वहीं पर बिहार के बारे में बात किया जाए तो बिहार में 40 सीट है और इस 40 सीट में 33 सीट बीजेपी को तो 7 सीट कांग्रेस को आ सकती है। वहीं पर हरियाणा के बारे में बात किया जाए तो हरियाणा में 10 सीट है, इस 10 सीट में 9 सीट बीजेपी को जा सकती है तो 1 सीट कांग्रेस को आ सकती है। वहीं पर असम के बारे में बात किया जाए तो असम में 12 सीट है और इस 14 सीट है, इस 14 सीट में 12 सीट बीजेपी को जा सकती है जबकि 2 सीट कांग्रेस को आ सकती है। आपका इस सर्वे के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बिहार में गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। जहां मौसम विभाग पटना का पूर्वानुमान है कि बिहार में अगले 4 दिन तक पूरी तरीके से मौसम साफ रहेगा, तेज धूप निकलेगी, इसकी वजह से गर्म हवा की भी तपिश महसूस होगी। ऐसी स्थिति में उच्चतम तापमान में 2 से 4 डिग्री का इजाफा होने के आसार हैं। कल बिहार के 9 जिलों या जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। अगर संबंधित क्षेत्र में पारा और ऊपर गया तो फिर लू की स्थिति बन सकती है। जी आपको बता दूं कि IMD यानी कि मौसम विभाग की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक कल बिहार का सर्वाधिक तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जब खगड़िया में उच्चतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रोहतास, नवादा और बांका में 40.7 डिग्री, मोतिहारी और गया में 40 और भोजपुर में 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन सभी जगहों पर हवा में आर्द्रता की मात्रा 40% से कम रहा। मौसम में आए इस बदलाव की वजह खास है। मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रवाती परिसंरचना पूर्वी बिहार और फिर आसपास के क्षेत्र में समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर स्थित है, जहाँ 18 अप्रैल से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर पश्चिम भारत और फिर पूर्व में बिहार तक देखने की संभावना है। दोस्तों बॉलीवुड की अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले 2 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब इस फायरिंग के मामले के तार बिहार से भी जुड़ चुके हैं। दरअसल जिन 2 आरोपियों को फायरिंग के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो बिहार के रहने वाले हैं। जहां पुलिस गिरफ्त में आए विक्की गुप्ता और श्री जोगेंद्र पाल पश्चिम चंपारण के गौनाहा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जहाँ वहीं पर दोनों शूटरों के पिता को भी हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि दोनों शूटरों को मुंबई पुलिस ने गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को धरपकड़ के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही थी। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला था, जब वहीं पर दोनों शूटरों की पहचान कर ली गई थी, जिसके बाद गुजरात जाकर के पुलिस ने कार्रवाई की है। 14 अप्रैल की सुबह सिनेमा स्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले सागर पाल और फिर विक्की शाह पश्चिमी चंपारण जिले के गौनाहा थाना क्षेत्र के मछी गाँव के निकले हैं। जब दोनों का नाम सामने आने पर यहाँ खलबली मच गई है। सोमवार देर रात पर महाराष्ट्र पुलिस नरकटियागंज पहुंची और फिर गौनाहा थाना की पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को के परिवार वालों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दोस्तों पहले चरण के चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर ताजा सर्वे आया है, जहां एक एबीपी न्यूज के सी वोटर सर्वे में ये बात सामने आई है कि चिराग पासवान अपनी सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर रहे हैं। जी हां, ये आंकड़े जारी किए गए हैं कल। आपको बता दूं कि सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार 40 में से 33 सीटों पर एनडीए की जीत होती दिख रही है। इन 40 सीटों में से 7 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कांटे की टक्कर है। हालांकि चिराग पासवान को जो 5 सीटें दी गई है वहाँ कोई टक्कर नहीं है, वे आसानी से जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान के खाते में इस बार जो 5 सीटें आ गई है उसमें हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई है और इन सभी सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी जीत रही है। दोस्तों लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ मात्र 1 दिन बचे हैं। जब देश भर की 102 लोकसभा सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। जब ऐसे में हर तरफ उत्साह बढ़ गया है। जब सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा शामिल है। पहले चरण में इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी के उम्मीदवार मैदान में है। वहीं पर एनडीए की ओर से बीजेपी के 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और फिर लोक जनशक्ति पार्टी की एक उम्मीदवार मैदान में है। जब पहले चरण के मतदान से पहले एबीपी सी वोटर ने एक सर्वे किया है। सर्वे में 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में एनडीए को 33 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। या वोट शेयर की बात करें तो बिहार में एनडीए को 52% वोट मिलने की संभावना है। सर्वे के मुताबिक बिहार में इंडिया गठबंधन को 40% और फिर अन्य को 9% वोट मिल सकते हैं।
दोस्तों, लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार के नवादा में पहले चरण में मतदान होना है, जहां आगामी 19 अप्रैल को नवादा के साथ साथ जमुई, गया और फिर औरंगाबाद में भी मतदान होगा। लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर के तेजस्वी यादव नवादा पहुंचे, जहां नवादा में वहां पर अपने प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के समर्थन में वोट मांगी। जी हां, आपको बता दूं कि नवादा से आरजेडी प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा हमेशा बाहरी लोगों को टिकट देती है, बाहरी वाला एक बार जीत करके चला जाता है, तब दोबारा नवादा को मुड़ करके देखता ही नहीं है। हम लोगों ने नवादा का बेटा श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया है। ये नौजवान है, गरीब परिवार में जन्मे हैं, जहां अंडा तक बेच चुके हैं। ऐसे गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति को हमने अपना प्रत्याशी बनाया है। हमें पूरा विश्वास है कि नवादा की जनता का एक एक वोट श्रवण कुशवाहा को जरूर मिलेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दंगल जबरदस्त तरीके से जारी है, जहां इन सब के बीच चुनावी प्रचार अब चरम पर पहुंच चुका है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। वहीं पर बिहार में भी चारों सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी प्रचार करने के लिए आए थे, जहां गया और पूर्णिया में उन्होंने प्रचार किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की पुरानी सरकार रही। जहां नरेंद्र मोदी हो या फिर नीतीश कुमार लगातार बिहार के लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि लालू और राबड़ी राज में बिहार में किस तरह से गुंडा राज था, लूटपाट थी, भ्रष्टाचार था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2005 से जीतनराम मांझी के 9 महीने के कार्यकाल को छोड़ दें तो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। या इसके अलावा लगभग 5 साल छोड़ दें तो वो 13 से 14 साल तक भाजपा के साथ ही गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में सवाल ये है कि मोदी हो या फिर नीतीश कुमार, दोनों अपने गठबंधन में बिहार में किए गए कामों को कब बताएंगे, ये नहीं बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल के दिनों में जब बिहार से संबोधित किया और किसी कार्यक्रम को संबोधित किया तो फिर उन्होंने लालू यादव के जंगल राज का जिक्र जरूर किया। जब पिछले दिनों उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा था कि आप युवाओं को बताएं कि लालू प्रसाद यादव के समय बिहार में कैसा जंगल राज था। इसके अलावा आज भी उन्होंने लालू प्रसाद यादव और फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी की सरकार का जिक्र किया और फिर कहा कि घमंडिया अलायंस के पास ना तो कोई विजन है और न ही कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो फिर नीतीश जी के कर्मों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी और फिर केंद्र सरकार के कर्मों का क्रेडिट लेते हैं, वह पूरा बिहार जानता है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी सरकार ने क्या काम किया है उस पर चर्चा कर लें। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा राजद है। बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम राजद है। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह राजद है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आरजेडी ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी है, जंगल राज और भ्रष्टाचार। नीतीश कुमार भी लगातार कह रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार में कुछ था क्या, मैं ही आया तो सब कुछ किया। लेकिन ये दोनों अपने कामों को बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। इतने साल राज किया है, 15 साल 20 साल, लेकिन ये अपने कामों को लेकर के बात नहीं करते हैं और वोट नहीं मांगते हैं। दोस्तों, बाप कभी बेटी से बलात्कार कर सकता है? आप सोच रहे होंगे कि नहीं, और ये भी सोच रहे होंगे कि ये सोच करके भी घिन आता है कि आखिर कैसे हो सकता है। लेकिन बिहार में ऐसा हुआ है। जी हाँ, बिहार से एक रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ पर एक बाप अपनी सगी नाबालिग बेटियों के साथ निरंतर 3 सालों से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा। जब इस बात का उसकी पत्नी ने विरोध किया तो फिर उसने पत्नी को मारपीट करके घर से भगा दिया। जब पिता के कुकर्म करने के बाद बेटी जब गर्भवती हुई तथा उसने एक बच्चे को जन्म दिया तो पापी पिता ने उस बच्चे को किसी को बेच दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि जब इस बात की जानकारी बच्ची के चचेरे भाई को हुई तो फिर बच्चियों को उस हैवान से बचाने की जगह उसने भी एक बच्ची के साथ गंदा काम कर लिया। वहीं एक एनजीओ ने हैवान बाप के इस करतूत को पुलिस को बताया, जिसके बाद वह पुलिस की गिरफ्त में आया। घटना बिहार के बांका जिले के रजौल प्रखंड की है। सोमवार की शाम अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर दोनों बच्चियां रजौन थाना पुलिस की शरण में है। जब पापी पिता के पाप के इस करतूत के बारे में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की सहयोगी संस्था मुक्ति निकेतन को किसी ने गुप्त खबर दी कि एक बाप अपनी बेटी के साथ गंदा कृत्य कर रहा है, तब संस्था के समन्वयक मनोज कुमार ने बांका के मुख्यालय डीएसपी विनोद कुमार को इसकी खबर दी। इसके साथ ही इसकी खबर उन्होंने जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक अभय कुमार सिंह को भी दे दी। पुलिस ने संस्था की जानकारी के बाद कार्रवाई की तथा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हैवान पिता को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पीड़िता की आयु 16 साल से 17 साल के आसपास बताई जा रही है। बच्चियों ने इस घटना के बारे में पुलिस को बताया कि उसके साथ बीते 3 सालों से उसके पिता उसके साथ गंदा काम कर रहा था। जब विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी करता था। जब उसकी मां ने जब पिता के इस गंदे काम का विरोध किया तो फिर उसे भी मारपीट करके भगा दिया गया। बड़ी बेटी ने पिता के पाप के निशाने को चिकित्सालय में जन्म दिया तो फिर इस बच्ची को पिता ने एक आशा कार्यकर्ता को बेच दिया।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से जीतन राम मांझी को जिताने की अपील करते हुए कहा है कि ये चुनाव विकसित भारत और विकसित बिहार के गौरव का चुनाव है। इसके साथ मंच पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, अश्विनी चौबे और पशुपति पारस भी मौजूद थे। हालांकि इस रैली में सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री के मगही भाषा में अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए गया जी और फिर गौतम बुद्ध को नमन किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदियों बाद भारत और फिर बिहार उस प्राचीन गौरव को लौटाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये चुनाव विकसित भारत और विकसित बिहार के गौरव का चुनाव है। लोगों का उत्साह बता रहा है कि फिर एक बार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के संविधान ने मोदी को यह हक दिया है कि आज वे प्रधानमंत्री के पद पर है। राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर के कारण संविधान ने हमारे जैसे लोगों को अधिकार दिया है कि गरीब और फिर पिछड़े परिवार का बेटा भी इस पद पर बैठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। उन्होंने कहा है कि 3 करोड़ गरीबों के लिए पक्के मकान बनेंगे। अगले 5 सालों तक मुफ्त राशन मिलेगी। जब 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का फ्री में इलाज मिलेगा। जब किसान सम्मान निधि भी आगे मिलती रहेगी। ये मोदी की गारंटी है। ये मोदी ने गया में ये बातें कही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के गया जिला पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है, हमला बोला है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के युवराज तो खुलेआम कहते हैं कि वे हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। इनके दूसरे साथी हमारे सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहते हैं। घमंडिया अलायंस के पास कोई विजन है, न ही कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो फिर नीतीश जी के कर्मों पर वोट मांगते हैं, नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी और फिर केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं, ये पूरा परिवार जानता है, ये पूरा बिहार जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा है कि आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि इनकी अपनी सरकारों ने क्या काम किया है उसकी चर्चा कर ले। जब बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा राजद है, बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम राजद है, बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार राजद है। राजद के कार्यकाल में चारा चोरी किया गया, गरीबों को लूटा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आरजेडी ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी है, जंगल राज और भ्रष्टाचार। इन्हीं का दौरा था जब बिहार में अपहरण और फिर फिरौती एक उद्योग बन गया था। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हमारे गया जैसे इलाके नक्सली हिंसा की आग में जल रहे थे। आरजेडी ने बिहार के कितने ही परिवारों को बिहार छोड़कर के जाने पर मजबूर कर दिया था। ये लोग तो जानवरों का चारा तक खा गए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आए हुए हैं। जब बिहार में गया में चुनावी सभा को संबोधित किया, लेकिन पीएम मोदी की बिहार आने से पहले ही बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम से 10 सवाल दाग दिए। 10 सवाल पूछे तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। तेजस्वी यादव अपने 10 सवालों में पूछा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बीच तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से पूछा है कि बीते 10 सालों में बीजेपी सरकार ने बिहार के लिए क्या किया है। पीएम मोदी ने 10 साल पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने जैसे कई वादे किए थे, वे कब पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि उम्मीद है कि पीएम मोदी गया और पूर्णिया में अपने भाषण में हर नाकामी के लिए विपक्ष को दोष न देकर के निष्पक्षता से अपनी सरकार की खामियों का अवलोकन करेंगे। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मंगलवार को पोस्ट किया। इसमें उन्होंने पीएम मोदी से 10 सवाल पूछे और कहा कि जब कोई नेता विपक्ष में होता है, जब वो पीएम मोदी की नजर में महाभ्रष्ट होता है, तो फिर बीजेपी में आते ही वो ईमानदार का पर्याय राजा हरिश्चंद्र कैसे हो जाता है। पीएम के अनुसार 10,000 का घोटाला करने वाले अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, रेड्डी ब्रदर्स, हेमंत बिस्वा शर्मा, मुकुल राय, नारायण राणे, अशोक चौहान, शुभेंदु अधिकारी जैसे जांच झेल रहे 23 नेताओं को बीजेपी में शामिल करा करके क्या उन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया। वहीं पर बीते चुनावी सभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन जेडीयू के साथ नहीं थे, तब आप नीतीश कुमार सरकार में हुए कथित 33 घोटाले की एक लंबी सूची के साथ, लिस्ट के साथ एक लंबी सांस में गिनाते थे। क्या वे अब भी मानते हैं कि वे 33 घोटाले हुए थे? अगर हुए थे तो क्या उनकी सरकार ने कोई जांच करवाई? अगर उनको वे 33 घोटाले याद नहीं है तो फिर क्या उनका वीडियो भेज देते हैं? वहीं पर सवाल पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीआरबी द्वारा जारी बिहार के 1990 से लेकर के 2005 तथा 2005 से लेकर के 2023 तक साल दर साल अपराध की विभिन्न श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, खास तौर पर उन सालों का जब उनकी यहाँ पार्टी यहाँ सरकार में रही है? क्या वे एनसीआरबी के प्रतिवर्ष की तुलनात्मक आंकड़े देख करके
अपराध और फिर कथित जंगल राज पर भाषण रूपी प्रवचन देना चाहेंगे। वहीं पर प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं तब भ्रष्टाचार, वंशवाद और फिर विधि व्यवस्था पर वही पुराना कैसेट बजाना क्यों शुरू कर देते हैं? क्या वे भूल जाते हैं कि 15 साल से अधिक समय से बीजेपी बिहार सरकार में बड़ी भागीदार है? क्या वे नहीं जानते हैं कि 2005 में जन्मा बच्चा आज वोटर है? पीएम मोदी उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर विधि व्यवस्था एवं नौकरी रोजगार देने के बजाय भूतकाल का भूत इसलिए दिखाते हैं ताकि वे नौकरी रोजगार पर। वहीं पर तेजस्वी यादव ने फिर से ये सवाल पूछा है कि क्या ये सच है कि पीएम मोदी बीजेपी के संगठित, संस्थानिक और व्यवस्थित भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हमेशा विपक्ष को भ्रष्टाचारी कहते हैं? वहीं पर फिर सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों चलाए तथा उसका सबसे अधिक फायदा बीजेपी को ही क्यों मिला? अगर ये इतना पारदर्शी था तो फिर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों कहा कि नागरिकों को राजनीतिक पार्टियों का चुनावी चंदा जानने का कोई अधिकार नहीं है? वहीं पर फिर पूछा है कि कई राज्यों के बीजेपी प्रत्याशी एवं सांसद खुलेआम संविधान बदलने के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जहां उन पर क्या कार्रवाई की गई? इसका मतलब क्या पीएम मोदी भी उनके संविधान बदलने के इरादे का समर्थन करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो फिर उन्हें प्रत्याशी क्यों बनाया गया? वहीं पर तेजस्वी यादव ने फिर सवाल पूछा है कि हमने बिहार सरकार में रहते हुए आरक्षण सीमा फीसदी तक तथा बढ़ाई तथा केंद्र सरकार को इसे संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। पीएम मोदी ने महीनों बीतने के बाद भी इसे 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं कराया? क्या वे आरक्षण के खिलाफ हैं? वहीं फिर पूछा है कि क्या पीएम मोदी देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश बिहार को बताएंगे कि उन्होंने केंद्र में 10 सालों में बिहार के कितने युवाओं को नौकरी दी? नौकरियों के इंतजार में करोड़ों युवा तो ओवर एज हो गए। 39 सांसद जिताने वाले बिहार में पीएम मोदी ने अपने गृह राज्य की तुलना में कितने इंडस्ट्री स्थापित की तथा कितना निवेश कराया, ये भी बताएं। वहीं पर अंत में तेजस्वी यादव ने 10वें सवाल में पूछा है कि पीएम मोदी ने 10 साल पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, विशेष पैकेज देने अथवा विशेष ध्यान के साथ विशेष विकास करने का वादा बिहारियों से किया गया था। क्या वे अभी भी इस वादे पर कायम है या फिर आपने बिहार पर ध्यान देना छोड़ दिया? या 2014 में मांगे गए 60 दिन के बाद 100 दिन, फिर 60 महीने, फिर 2022 और फिर 2047 की नई टाइमलाइन के बाद 2147 में उन वादों को पूरा करेंगे, 2047 में उन वादों को पूरा करेंगे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जाने से पहले आपके लिए कोई रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक KDV लाइव ऐप को इंस्टॉल नहीं किए तो इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर में जाकर के और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। इस ऐप में बिहार की ही खबरें दिखाई जाती है। ऐसे में अगर आप भी अपने राज्य की खबर को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अभी इस ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इस ऐप में खुद से भी आप खबरों को पोस्ट कीजिएगा। इसमें ये भी सुविधा दी गई है, तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए KDV लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाना जरूरी है क्योंकि अकाउंट नहीं बनाएंगे तो आप खुद से खबर को पोस्ट नहीं कर पाएंगे और लाइक, शेयर, कमेंट या फिर फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंट बनाना जरूरी है। अकाउंट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप मोबाइल नंबर देकर के अपना नाम और फोटो देकर के अकाउंट बना सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, तो आप अभी इस चीज़ को कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।